तो ये कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। दूसरा, ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है। और तीसरा, ये एक डाउन हिल रिएक्शन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही की भूमिका में हमेशा O2 होती है, यह आपको याद रखना होगा। श्वसन दो प्रकार का होता है। एक फ्लोटिंग यानी प्लावी श्वसन में क्रियाधार की भूमिका में वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन यदि श्वसन के मुख्य अभिकारक के रूप में प्रोटीन का उपयोग होता हो तो ऐसे श्वसन को प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहा जाता है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं और बात कर रहे हैं श्वसन के प्रकार की। तो देखिए दोस्तों, एक जो है श्वसन का प्रकार है वायवीय और दूसरा है अवायवीय। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें O2 का उपयोग होगा। दूसरा अवायवीय श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। दोस्तों, वायवीय श्वसन में 4 पद होंगे, लेकिन मैं इससे पहले 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, और साथ ही साथ अधिकतम मात्रा में ऊर्जा बनेगी। जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, लगभग 2 ATP बनते हैं। जबकि वायवीय श्वसन में 38 ATP निर्मित होते हैं एक ग्लूकोज के अणु से। यह भी आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वायवीय श्वसन के पदों की। तो दोस्तों, वायवीय श्वसन के 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले चरण को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, दूसरे चरण को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, तीसरे चरण को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं और चौथे चरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। दोस्तों, जब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तब ग्लाइकोलाइसिस में 2 शब्द आपको मुख्य रूप से देखने हैं। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो इसके अंदर हम ग्लूकोज के विघटन की बात करेंगे। इस पद की खोज एमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास इन 3 साइंटिस्टों ने की थी, इसलिए इस पद को EMP पाथवे भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये एक कॉमन पाथवे है श्वसन का, ये सामान्य पथ है श्वसन का। क्यों भाई? क्योंकि एरोबिक यानी वायवीय, एनएरोबिक यानी अवायवीय, दोनों ही प्रकार के श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस जरूर चलेगा। दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का अणु पाइरुविक अम्ल में टूटता है। एक ग्लूकोज के अणु से 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। अब दोस्तों, एक बात आपको और जान लेनी है कि जो ये ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें 10 जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। इनमें से कुछ अभिक्रिया उत्क्रमणीय जबकि कुछ अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें से पहली, तीसरी और 10वीं, ये जो 3 अभिक्रिया है ये अनुत्क्रमणीय हैं, बाकी सभी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस चरण के कुछ अगले प्रोसेस की। इस चरण में दोस्तों ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ये कि ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटेगा, ग्लूकोज केवल और केवल 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में ही टूटेगा, जैसा कि मैंने पहले चर्चा में बताया। पूर्णतः ग्लूकोज को हमें तोड़ना है तो फिर वो पाइरुविक अम्ल को हमें आगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भेजना होगा, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलेगा, फिर पूरी तरह से वो अपघटित होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ग्लूकोज का जो हमारे लिए एक प्रकार से उत्पाद की भूमिका में जो है, यानी हमें ग्लूकोज किससे मिलेगा वो मुख्य बात है। तो श्वसन के लिए ग्लूकोज प्लांट में या तो सुक्रोज के अपघटन से मिलेगा या स्टार्च के अपघटन से मिलेगा। तो ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो श्वसन का पूरा प्रोसेस चलता है, इसमें हमें कुल कितनी ATP का लाभ होता है ये भी हमें याद रखना है। तो देखो, एक बात आप हमेशा के लिए याद रखो, हमें जो नेट लाभ होता है वो होता है 8 ATP का। अब वो 8 ATP का कैसे? तो देखो, तो 2 यहाँ पे श्वसन के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 तो NADPH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक NADPH2 बराबर होता है 3 ATP। तो 2 NADPH2 में कितने ATP होंगे? 6।
और साथ ही साथ हमें 2 एटीपी का भी लाभ हो गया। तो 2 एटीपी ये हो गई और 6 एटीपी हमें मिल गई NADH2 से। तो टोटल कितनी हो गई 8। तो हमें नेट प्रॉफिट 8 का होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 बनेगी तो टोटल 10, लेकिन 10 में से 2 खर्च हो जाएगी तो पीछे कितनी बचेगी 8 बचेगी। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको कुछ की कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज को, एक ग्लूकोज के अणु को 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। और हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ एटीपी का, तो हमें 8 एटीपी प्राप्त हो गई, ठीक है। अब बच्चों लेकिन क्या ये ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण है क्या? नहीं। क्या यहाँ पे O2 का उपयोग हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बात को आप याद रख लेना, यहाँ O2 का उपयोग नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस में O2 का यूज नहीं होता। अब बच्चों आप देख ही रहे हैं ये कंप्लीट साइकिल दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें सबसे पहले आप याद इसे इस प्रकार से रखो कि ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज धप से गिरा पागल, 1,3 डाई PGA, 2 PGA, 2 पेप पाइरुविक एसिड। इस तरह से आप याद रखना, ग्लूकोज फ्रक्टोज धप से गिरा पागल, 1,3 डाई PGA, 3 PGA, 2 PGA पेपा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये पहली रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपके एटीपी जो है वो खर्च हो रही है। और एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। यहाँ कौन सा आयन काम में आ रहा है, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद में बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का समावयवीकरण हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो टूट रहा है फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में। और यहाँ जो एंजाइम काम में आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट हैं ये अब आगे टूटेगा जो है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये किस में कन्वर्ट होगा, तो बच्चों ये कन्वर्ट होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में। तो एक अणु तो बनेगा फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड का और एक ही अणु बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, ठीक है। तो अब बच्चों एक दो बातें आपको याद रखनी। क्या याद रखना है, ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी थोड़े टाइम के बाद में किस में बदल जाएगा, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अब बच्चों याद ये भी रखना है कि जो ये PGL है यानी फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन 3 होते हैं और ऊपर जब फ्रक्टोज था तो उसमें कार्बन 6 थे, तभी तो 6 कार्बन टूटे तो 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बने, 2 कंपाउंड बने। अब देखो अब हम नीचे आ रहे हैं अगली अभिक्रिया पे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो 3 PGAL है ये अब टूटेगा किस में, तो ये अब टूटेगा 1,3 डाई PGA में यानी गिल्सरिक एसिड में। और 1,3 डाई फॉस्फोगिल्सरिक एसिड टूटेगा 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड में। 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड से बनेगा 2 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड और उससे बनेगा फिर आगे 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और फिर अंत में बच्चों 10वीं रिएक्शन में हमें पाइरुविक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस पूरे चरण के अंदर आपने ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनाए हैं, लेकिन कहीं पर भी O2 का यूज़ नहीं हुआ है। कितने ATP का शुद्ध लाभ हुआ है, 8 ATP का, ठीक है। वैसे कुल कितनी बनी है, 10। खर्च कितनी हो गई, 2। पीछे कितनी बची, 8। बराबर बात है। अब सुनिए बच्चों, अब हम आगे चल रहे हैं और अब जो है हम बात कर रहे हैं कि भाई इस पाइरुविक अम्ल का क्या होगा। तो देखो ये जो पाइरुविक एसिड है ये अब आगे, ये पाइरुविक एसिड अब आगे प्रवेश करेगा, या तो अगर अवायवीय श्वसन चल रहा है तब तो ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा एथेनॉल में या लैक्टिक एसिड में। और अगर वायवीय श्वसन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करने के लिए कौन सी अभिक्रिया चलेगी, लिंक रिएक्शन चलेगी। लिंक रिएक्शन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा और मैट्रिक्स में कौन सा चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। और अब इस क्रेब्स चक्र के द्वारा अंत में हमें जो है ऊर्जा के उत्पाद प्राप्त होंगे। तो बच्चों देखो
पहले कौन सी रिएक्शन चली, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या चला, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन के बाद में क्या चलेगा, क्रेब्स चक्र। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चला भाई, कोशिका द्रव्य में। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और क्रेब्स साइकिल भी भाई माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब बच्चों देखो, और क्रेब्स साइकिल के बाद में क्या चलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ऑक्सीजन कहाँ काम में आएगी भाई, ईटीएस के अंदर। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा भाई, क्रेब्स साइकिल के अंदर है एसिटाइल कोएंजाइम टूटेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम बना कहाँ पे, तो लिंक रिएक्शन से। बच्चों देखो आप, लिंक रिएक्शन में क्या होगा कि जो ये पाइरुविक एसिड है ये अब यहाँ बदलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, यहाँ 5 प्रकार के सहकारक भाग लेंगे। कौन से, मैग्नीशियम, लिपोइक एसिड, थाइमीन पाइरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए, ये 5 प्रकार के सह एंजाइम भाग लेंगे, और ये 3 कार्बन वाला पाइरुविक अम्ल 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा। तो फिर एक कार्बन कहाँ गया भाई, तो यहाँ एक CO2 के रूप में एक कार्बन निकल जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है यहाँ CO2 क्या है, निकल रही है। ठीक है, अब बच्चों देखो, तो लिंक रिएक्शन से क्या होगा, लिंक रिएक्शन से जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुविक एसिड बना था वो अब टूटेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए अब कौन से चक्र में प्रवेश करेगा, क्रेब्स चक्र में। अब बच्चों मोटे तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो क्रेब्स चक्र को हैंस क्रेब्स ने खोजा था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कह रहे हैं। इसे TCA साइकिल भी कह रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर जो पहला उत्पाद बनता है, वो पहला जो उत्पाद बनता है क्रेब्स साइकिल में, वो सिट्रिक एसिड बनता है, और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ सिट्रिक एसिड बन रहा है। जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, C3 चक्र, C4 चक्र क्यों था वहाँ पे ना, क्योंकि एक जगह 3 कार्बन वाला PGA बन रहा था और एक जगह 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा था। वैसे ही यहाँ पर बच्चों क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब देखो आप, तो सिट्रिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं भाई, 6 कार्बन होते हैं। अब ये क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चल रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ एक बात याद रखनी पड़ेगी। क्या, तो याद रखो आप, याद ये रखो। और हाँ, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये चक्र प्रोकैरियोट में कहाँ चलता है, तो प्रोकैरियोट मीजोसोम में चलता है। मीजोसोम में क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो वहाँ श्वसन एंजाइम मीजोसोम में भरे होते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में भी कितनी अभिक्रिया है, 10 है। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, अब सुनिए, ये एक पूरा क्रेब्स साइकिल है, इसे भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर बच्चों एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है बच्चों, उसके अंदर पाया जाता है। बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर है, और एक एंजाइम झिल्ली में है। कौन सा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जानकारी मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। अब देखो, क्रेब्स चक्र का पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड, और क्रेब्स चक्र का पहला सदस्य कौन है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ेगा, तो पहला सदस्य है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देख लो बच्चों, लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रेब्स चक्र में क्या होगा, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में दोस्तों होना क्या है, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या करेगा, जुड़ेगा। जुड़ते ही क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है। सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा। सिस एकोनिटिक एसिड से क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल बनेगा। उससे आगे क्या बनेगा, एल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड। एल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बच्चों 5 कार्बन वाला है, इससे पहले सारे 6 कार्बन वाले हैं। अब देखो, एल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से एक CO2 निकल जाएगी, फिर आगे बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए।
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे बढ़ेगा सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल से आगे बढ़ेगा फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल से आगे बढ़ेगा मेलिक अम्ल। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्रेब्स चक्र चलता है, जिसे हम बोलते हैं TCA साइकिल। TCA क्यों बोला? क्योंकि जो पहला उत्पाद बना है सिट्रिक एसिड, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों ये बात थी किसकी? श्वसन की। अब देखो लास्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करवाऊँ तो इसके बाद में क्या चलेगा भाई? इसके बाद में अब चलेगा चौथा चरण श्वसन का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहाँ चलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें चलेगा। क्यों भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम क्यों चलाना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमें तो ऊर्जा बनानी है ना, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो ऊर्जा यहाँ पे किस मुद्रा में बनी हुई है? NaDH की मुद्रा में बनी हुई है। तो NaDH से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला के अंदर अलग अलग संकुलों से होके गुजरेंगे, और लास्ट में उसे ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और जब लास्ट में उस इन NaDH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे जब O2 ग्रहण कर लेगा, तो बाहर जो बच्चों इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके द्वारा बाहर प्रोटॉन भेजे जाते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फिर हम जो ऑक्सीसोम होता है उसे एक्टिव करके और ATP का क्या करवाएंगे? उत्पादन करवाएंगे। अब बच्चों एक बात है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो है कितनी ATP का आपको शुद्ध लाभ हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में? 8 का। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और बाकी जो ATP है वो मैट्रिक्स में बनी है। अब टोटल 38 है, इसका मतलब 30 ATP जो है आपको किससे मिलेगी? मैट्रिक्स में जब क्रेब्स चक्र और लिंक रिएक्शन दोनों चलेगी तो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, वैसे एक बात याद रखनी है, केवल क्रेब्स चक्र से कितनी मिलती है? तो केवल क्रेब्स चक्र से हमें जो है वो 24 ATP मिलती है, और 6 ATP हमें किससे मिलती है? लिंक रिएक्शन से। ठीक है, और 24 ATP हमें किससे मिलेगी? तो हमें मिलेगी क्रेब्स चक्र से। 8 ATP हमें किससे मिलेगी? तो 8 ATP हमें मिलेगी ग्लाइकोलाइसिस से। कुल कितनी प्राप्त होगी? 38 ATP। क्लियर बात है क्या? ऑक्सीजन कब यूज होगा? ETS में, इससे पहले और बाद कहीं पे भी नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय पूनिया। तो और किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।